मुझे याद है कॉलेज टाइम में तो मतलब होता था फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाओ, जेरोक्स वाले पे, हाँ, वहीं हाँ। पे सबके रिज्यूमे बन रहे साइबर होते थे। कैफे रिज्यूमे राइटिंग इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एक आपकी सेल्स पिच है, आप खुद को अपसेल कर सकते हैं और प्लीज खुद को अंडरसेल मत कीजिए। तो ये रिज्यूमे राइटर बनना आपको मतलब पहले से था कि रिज्यूमे राइटर बनना है? Naukri.com से मेरे पास कॉल आया था फॉर दिस रेज्यूमे राइटिंग थिंग एंड उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि रेज्यूमे राइटिंग एक डोमेन भी है। हाउ डज अ रिज्यूमे इन्फ्लुएंस इन द करियर ग्रोथ? तो जितने भी रेज्यूम्स हमारे पास आते हैं ना, वो उसमें क्लाइंट्स ऑलरेडी अपने आप को अंडरसेल कर रहे होते हैं कि कोई की कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होते, कोई सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स नहीं होते। एंड एक जो चीज़ बहुत फेमस है आजकल इंडस्ट्री में, रिज्यूमे इंडस्ट्री में, वो है एटीएस। कि ये एग्जैक्टली एटीएस होता क्या है? तो एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। एटीएस कंप्लायंट रेज्यूमे होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एटीएस क्या है और वर्क कैसे करता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इज द यूज ऑफ एआई जस्टिफाइड इन रिज्यूमे राइटिंग और नॉट? एआई जनरेटेड रेज्यूमे यूज कर रहे हैं तो प्लीज भूल जाइए कि आपको जॉब मिलेगी। अगर हम बात करें उन क्लाइंट्स की, कुछ आते होंगे हमारा कुछ बढ़ा चढ़ा के अचीवमेंट लिख दो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि अचीवमेंट्स कुछ नहीं होते रेज्यूमे में और वो कहते हैं मैम अपनी तरफ से लिख दो, लेकिन इंटरव्यू में जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कहीं ना कहीं आप ही फंस जाएंगे। जो आपका प्रोसेस है वो आप कैसे अप्रोच करते हो कि एक इंडियन क्लाइंट है या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट है? प्रोसेस सेम रहता है, टेम्पलेट डिफर करता है। तो यूएस में तो ये इंडिया वाले जो फैंसी टेम्पलेट्स हैं ये चलते ही नहीं है, सिंपल व्हाइट एंड ब्लैक टेम्पलेट्स ही चलते हैं। एंड व्हाट इज वन मिथ अबाउट द रिज्यूमे राइटिंग यू वुड लाइक टू बस्ट टुडे? वन रेज्यूमे डज नॉट फिट फॉर ऑल, आपको टेलर्ड रेज्यूमे बनाना होगा। आई वांट टू नो कि व्हाट इज द जॉब सर्च स्ट्रेटजी फॉर 2026? ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है बिकॉज हमारे पॉडकास्ट का थीम भी यही है। वेलकम टू द विकास अग्रवाल शो, जहां हम बुलाते हैं क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स को जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जल्दी ग्रो कर पाएं उनके सक्सेस मंत्रास के साथ। Hey everyone, welcome back to the show. Today's episode is going to be an absolute treat for you, especially if you're someone looking to apply for jobs, switching careers, or looking to finally land the kind of opportunities you deserve. Our guest today is an award-winning resume writer and the founder of She Resumes. And over the last 7 years, she has helped more than 8,000 clients across 21 plus countries land roles in companies like Google, Meta, Deloitte, Taj, and more, with some seeing up to 200% salary hikes. She is known for her unique approach called strategic personal branding, where your resume becomes more than a list of jobs, it becomes your story of growth and impact. Please welcome Garima Chaudhary to the show. Thank you so much, Vikas, for the lovely introduction, and thank you so much for inviting me here. First of all, thank you for coming here and taking out time of your busy schedule. You're most welcome. तो गरिमा, एज यूर सर्टिफाइड एंड अवार्ड विनिंग रिज्यूमे राइटर, तो ये रिज्यूमे राइटर बनना आपको मतलब पहले से था कि रिज्यूमे राइटर बनना है, या फिर सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आई, या फिर आपको लगा कि हाँ ये कुछ नई फील्ड है, ट्राई करना चाहिए? व्हाट वाज द एक्चुअल जर्नी? आई वुड लव टू नो। सो विकास, देखिए जर्नी मेरी स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम माई कॉलेज, जहाँ मैंने होटल मैनेजमेंट किया था। तो बेसिकली उस टाइम पर मैं एक ऐसा करियर ऑप्शन ढूंढ रही थी जिसमें कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस हों, बिकॉज आई एम गुड एट कस्टमर सर्विस। मुझे ये लगता है मेरे अंदर एम्पथाइजिंग स्किल्स हैं। एम्पथाइजिंग स्किल्स इन द सेंस कि आई ऑलवेज पुट माई सेल्फ इन टू द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड देन रिजॉल्व देयर क्वेरीज अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो एच एम कंप्लीट करने के बाद आई लैंडेड माई जॉब विद H&M एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर, और उसके बाद आई लैंडेड माई जॉब इन Naukri.com एज अ रेज्यूमे राइटर। अब ये स्टोरी है क्योंकि Naukri.com से मेरे पास कॉल आया था फॉर दिस रेज्यूमे राइटिंग थिंग एंड उस टाइम पे मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि रेज्यूमे राइटिंग एक डोमेन भी है। बहुत ही नीश डोमेन है जो कि सब जानते हैं, लेकिन आप उसको एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जब मेरा इंडक्शन हुआ, काफ़ी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, शिक्षा.com के लोग हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास कॉल आया था बट वी सेड नो, बट आई वॉज द वन हु एक्चुअली चोज इट। तो शुरू में लगा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आई वांटेड टू कंटिन्यू दैट। और आज आई फील ब्लेस्ड कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू किया, और आज मैं उसी फील्ड में एक्सेल कर रही हूँ। देखिए, स्काई इज़ द लिमिट फॉर मी, एंड आई ट्रूली बिलीव कि अभी तक जितने भी क्लाइंट्स को हमने सर्व किया है, उनमें से बहुत सारे क्लाइंट्स की विद मोर देन 200% सैलरी हाइक तक के साथ भी जॉब लगी है। तो श्री रिज्यूम स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँगी। कोई प्लान नहीं था। आई मीन अच्छे से जॉब चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बट ड्यू टू सम पर्सनल सर्कमस्टांसिस आई हैड टू लीव माई जॉब। एंड उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू की बिकॉज फुल टाइम जॉब के लिए आई वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रीलांसिंग करते करते आई स्टार्टेड डूइंग सम मार्केट रिसर्च। देखा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, किस तरह के रेज्यूम्स क्लाइंट्स को दिए जा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि आई कैन डिलीवर बेटर।
तो मैंने लिंक्डइन पर अपना पेज बनाया एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग। उस टाइम पे कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं पता था, कोई क्लाइंट भी नहीं था। तो खुद से ही लिंक्डइन के थ्रू कुछ क्लाइंट्स आए और उन्हीं क्लाइंट्स के बेसिस पर मेरा पूरा क्लाइंट का नेटवर्क बना। वही क्लाइंट्स थे, एक ने 5 को बताया, 5 ने आगे 10 को बताया। तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अभी तक मेरा बिज़नेस चल रहा है। Nice. That's amazing. तो श्री रिज्यूम्स का मेन एम ये है कि हम क्वालिटी रिज्यूम्स क्लाइंट को दे सकें, बिकॉज़ रिज्यूम्स आर प्री रिक्विजिट इन द जॉब सर्च प्रोसेस। सो टिल डेट वी हैव हेल्प्ड मोर देन 8,000 क्लाइंट्स। एंड देखिए, अगर जॉब सर्च प्रोसेस की बात आती है तो उसमें रेज्यूमे प्री रिक्विजिट है, लेकिन जो मेन एम होता है वो है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स कितने आ रहे हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। रेज्यूमे राइटिंग है, कवर लेटर है, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट है, नौकरी प्रोफाइल अपडेट है। तो ये सभी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि क्लाइंट को वन स्टॉप सॉल्यूशन हम एक प्रोवाइड कर सकें। So I would like to know कि how does a resume influence in the career growth, especially for mid-career and senior career professionals? देखिए, रेज्यूमे प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि रेज्यूमे राइटिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है जॉब सर्च प्रोसेस में। और अगर हम मिड टू सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, तो जितने भी रेज्यूम्स हमारे पास आते हैं ना, वो उसमें क्लाइंट्स ऑलरेडी अपने आप को अंडरसेल कर रहे होते हैं, इन द सेंस कि कोई की कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होते, कोई सिग्निफिकेंट हाइलाइट्स नहीं होते। सिर्फ उन्होंने डेली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो भी 3 से 4 या फिर बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके हमें दिया होता है, जिसमें कि हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या हमें रखना है, क्या नहीं रखना। तो देखिए, अगर हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, रीडर खुद कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि रिक्रूटर्स कितना कन्फ्यूज़ होंगे। क्या वो रिज़्यूम्स शॉर्टलिस्ट करने के लायक होंगे? नहीं। तो चाहे मिड साइज़ प्रोफ़ेशनल हो, मिड करियर प्रोफ़ेशनल हो या फिर सीनियर लेवल प्रोफ़ेशनल हो, उनको अपना रिज़्यूमे अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाना चाहिए, जिसमें उन्हें फ़ोकस करना चाहिए रीसेंट अचीवमेंट्स पर। पास्ट अचीवमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, लेकिन रीसेंट अचीवमेंट्स हम प्रोफाइल समरी में हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो दिखाता है कि आप कैसे एक कंपनी के लिए असेट प्रूव हुए हैं। सो दैट इज़ समथिंग। इस वे में आप खुद को सेल करते हैं। आपका रेज्यूमे एक सिर्फ एक रेज्यूमे नहीं है, एक बायोग्राफी नहीं है, इट्स अ सेल्स पिच। That's amazing. मतलब कुछ नया इंसाइट मिला कि मतलब एक रिज्यूमे जो है वो काफ़ी कुछ और है, बस इट्स नॉट एज अ पीस ऑफ पेपर, इट्स मोर ऑफ अ अचीवमेंट्स आपने क्या अचीव करे हैं प्रॉपरली शो करना ज़रूरी है. जी। एंड व्हाट इज़ वन मिथ अबाउट द रिज्यूमे राइटिंग यू वुड लाइक टू बस्ट टुडे? देखिए, मिथ्स तो बहुत सारे हैं रेज्यूमे राइटिंग को लेकर, जो लेकिन कुछ 2 से 3 मिथ्स मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने एक कहा है। तो फर्स्ट वन इज़ कि वन रेज्यूमे फिट्स फॉर ऑल। एक रेज्यूमे आपने लिया और सभी जॉब एप्लीकेशंस में आपने उस रेज्यूमे के थ्रू अप्लाई कर दिया और आप रिवर्ट का वेट कर रहे हैं कंपनी से कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका है। सो प्लीज़ डोंट वेट फॉर द रिवर्ट। ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज वन रेज्यूमे डज नॉट फिट फॉर ऑल। आपको टेलर्ड रेज्यूमे बनाना होगा, और टेलर्ड रेज्यूमे कैसे बनाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दूसरा मिथ ये है कि फैंसी रेज्यूम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव माने जाते हैं और शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जितना रेज्यूमे सिंपल होगा, हम कंटेंट की तरफ हम ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन द लुक ऑफ द रेज्यूमे, क्योंकि एटीएस फिल्टर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रेज्यूम्स पास नहीं हो पाते। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। गरिमा, जैसे अब जब तक पॉडकास्ट रिलीज होगा ऑलमोस्ट 2026 आ गया होगा, तो आई वांट टू नो कि व्हाट इज द जॉब सर्च स्ट्रैटेजी फॉर 2026, और कोई ऐसी अंडरलाइंग स्ट्रैटेजी है जिससे कि इंटरव्यू कॉल्स आए. मेन तो ये है कि रिज्यूमे बनाने का मेन कंसर्न है टू गेट इंटरव्यू कॉल्स. डेफिनेटली विकास, थैंक्स फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है हमारे पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज हमारे पॉडकास्ट का थीम भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकें ताकि वो 2026 में अपनी ड्रीम जॉब लैंड कर सकें। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करते हैं, तो जो प्री रिक्विजिट है वो है रेज्यूमे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि क्लाइंट को यही पता नहीं होता कि किस तरह के डोमेन्स के लिए उन्हें अप्लाई करना है। अगर हम एग्जांपल ले डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का, तो डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला डोमेन है जिसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स आते हैं, लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, ग्रोथ मार्केटिंग है, पीपीसी स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस डोमेन के लिए वो अप्लाई करना चाहता है। डोमेन रिसर्च के बाद उनको कंपनी रिसर्च करनी चाहिए कि टारगेट कंपनीज कौन सी रहेंगी उनकी, क्योंकि कंपनी रिसर्च के बाद आती है सैलरी रिसर्च। आप ग्लास डोर के थ्रू सैलरी रिसर्च कर सकते हैं कि जो आपकी टारगेट कंपनीज है वो क्या सैलरी ऑफर कर रही हैं, बिकॉज सैलरी नेगोशिएशन पार्ट इज़ वेरी क्रूशियल। फिर उसके बाद हम आते हैं रेज्यूमे राइटिंग पर, जो कि मेन है। अब जैसे मैंने मिथ बर्स्ट किया था कि वन रेज्यूमे फिट्स फॉर ऑल, ये एक मिथ है।
एंड एक्चुअल में ये एक मिथ है, बिकॉज़ आपको टेलर्ड रिज़्यूमे बनाना ही होगा। आप वो टेलर्ड रिज़्यूमे बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक रिज़्यूमे पर 30 टू 40 मिनट्स आप दे रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट, नो। आप एक स्केलेटन और जेनेरिक रिज़्यूमे बना सकते हैं, लेकिन जिस भी जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, 5 से 10 मिनट लगा के प्रोफाइल समरी के 3 टू 4 पॉइंट्स आपको टेलर करने ही होंगे, राइट? सो देखिए, जॉब सर्च प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, तो रिसर्च डोमेन रिसर्च करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इज रेज्यूमे राइटिंग। अब रेज्यूमे राइटिंग में देखिए, दो तरह के रेज्यूम्स होते हैं। एक तो आप खुद से लिख रहे हैं या आप प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, और दूसरा रेज्यूमे होता है एआई जनरेटेड रेज्यूमे। ठीक है, अगर आप खुद से लिख रहे हैं या प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स टोटली अप टू यू एंड योर टाइम, आपके पास कितना टाइम है और आपके पास स्किल है या नहीं रेज्यूमे राइटिंग के लिए। बिकॉज रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट्स अ सेल्स पिच। आप खुद को सेल कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग आपको करनी है रेज्यूमे में, अगर आपको हाई पेइंग जॉब लैंड करनी है तो। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप एआई जनरेटेड रेज्यूमे यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ भूल जाइए कि आपको जॉब मिलेगी 2026 में। या फिर देखिए, 2025 का अगर मैं ट्रेंड बताऊँ, तो जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ना रिज्यूमे राइटिंग के लिए, आधे से ज़्यादा उनमें से वो लोग हैं जो एआई जनरेटेड रिज्यूमे के थ्रू अप्लाई करने के बाद भी जिनको जॉब नहीं मिली है। वो लोग हमारे पास आते हैं कि आप प्रोफेशनली हमारा रिज्यूमे बनाइए, अचीवमेंट ओरिएंटेड रिज्यूमे। हम उनको गाइड करते हैं कि किस तरह का रिज्यूमे होना चाहिए। और जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि क्लाइंट को खुद नहीं पता होता कि उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। तो हमें उनसे एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है क्वेश्चनेयर के थ्रू कि आप ये बताइए आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, अवार्ड्स आप हमें बताइए। आपने, अगर आप सेल्स रोल में हैं, तो कौन से प्रोडक्ट लॉन्चेस आपने रिसेंटली किए हैं, या आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है जो आप हैंडल करते हैं, आप एरिया क्या हैंडल करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें भी लोग रेज्यूमे में नहीं लिखते, अचीवमेंट्स तो बहुत दूर की बात है। तो इसी तरह से हम एक रेज्यूमे को बनाते हैं, और कीवर्ड्स बहुत ही क्रूशियल हैं आज की डेट में। अगर आप एटीएस की बात करें, तो कीवर्ड्स अगर आप रेज्यूमे में नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना। तो वी नीड टू इंश्योर कि जो कीवर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट हों, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप टारगेट कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होने चाहिए। अगर नहीं होंगे, तो इसी वजह से मतलब 50% रेज्यूम्स जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग में ही। जब आपका रेज्यूमे बन जाता है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नौकरी एंड लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट। ठीक है, नौकरी पे हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं, एंड यू नीड टू इंश्योर कि जो प्रोफाइल है वो 100% अपडेटेड हो, और हम अपना न्यू रेज्यूमे उस पर अपलोड करते हैं। देखिए, नौकरी और लिंक्डइन 100% कंप्लीट रखना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी रिक्रूटर आपकी नौकरी प्रोफाइल खोलकर देखे या लिंक्डइन खोलकर देखे और ये देखे कि वो 50 या 60% ही कंप्लीट है, तो उसको लगता है कि कैंडिडेट सीरियस नहीं है जॉब प्रोसेस को लेकर के। तो आज की डेट में जॉब पोर्टल्स वैलिड हैं या फिर वी शुड फोकस ऑन के रेफरल्स एंड नेटवर्किंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, जॉब पोर्टल्स बिल्कुल वैलिड हैं। अगर हम नौकरी की बात करते हैं, या फिर आपका कोई भी पसंदीदा जॉब पोर्टल हो, इंडीड हो, monster.com हो, दे आर परफेक्टली वैलिड। ठीक है, लेकिन रेफरल और नेटवर्किंग का आई मीन इट्स टोटली डिफरेंट। लिंक्डइन की अगर हम बात करते हैं, पहले तो लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि लिंक्डइन एक जॉब सर्च पोर्टल है, जो कि नहीं है। लिंक्डइन इज मेजरली यूज फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग का एक अपना अलग रोल है। टॉपमेट के थ्रू भी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। और आजकल की डेट में मेन ये जो मतलब जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये मेन इसलिए है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपने नौकरी पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर दिया, लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि रिक्रूटर्स खुद कॉल करेंगे। नहीं, भले ही आपने नौकरी पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर दिया, फिर भी आपको जॉब पोर्टल्स के थ्रू या नौकरी के थ्रू अपनी जो भी मतलब रेलेवेंट जॉब ओपनिंग्स है वो खुद से ढूंढनी पड़ेंगी। आप वेट नहीं कर सकते कि रिक्रूटर्स आपको कॉल करेंगे। तो इन सब चीज़ों से मतलब थोड़ा सा हटने के लिए लोगों ने नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी है, ताकि वो डायरेक्टली अपने टारगेट कंपनीज के एचआर से या फिर टॉप लेवल प्रोफेशनल से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकें, ताकि वो उन्हें आगे रेफर कर दें, जिससे कि उनको जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करने में जो वेट करना पड़ता है वो ना करना पड़े। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। लेकिन कभी काफ़ी बार होता है ऐसा कि ना आपने अप्लाई किया लेकिन बहुत टाइम बाद रिप्लाई आता है, तो उस केस में हाउ शुड यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली एंड स्ट्रेटेजिकली? देखिए, रिप्लाई कब आएगा कब नहीं आएगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन एंड कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को बहुत पर्सनली नहीं लेना चाहिए।
और एक मेंटल पीस जो है वो हमें बरकरार रखनी चाहिए, बिकॉज़ जॉब सर्च प्रोसेस कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और अगर आपको अपनी टारगेट जॉब लैंड करनी है, ड्रीम जॉब लैंड करनी है, तो यू हैव टू वेट एंड यू शुड वेट। और रिजेक्शंस को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई कंपनी आपको रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कैपेबल नहीं है। इसलिए रिजेक्ट कर रही है क्योंकि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, और कोई और कैंडिडेट है जो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। या फिर जैसे अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेक नहीं करते। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे, जो पब्लिश्ड जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसके नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कंपनी देती है। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपकी इंडस्ट्री प्रेफरेंस मैच कर रही है या नहीं कर रही। जो कंपनी को चाहिए वो सब स्किल सेट और जो वो सभी चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं है, या आपके रेज्यूमे में वो कीवर्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, बल्क में अप्लाई करने के चक्कर में ये सब चीज़ें देखते ही नहीं हैं, और रिजेक्ट होते हैं और वो उस चीज़ को पर्सनली ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सो आपने बहुत सही बात कही कि ना हमें पर्सनल रिजेक्शन को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो कंपनी रिक्वायरमेंट हो, जो हमारी स्किल सेट है, वो मैच नहीं हो रही हो, इसलिए कंपनी रिजेक्ट करा आपको। देयर इज़ नो कि आपको पर्सनली कुछ दिक्कत थी उनको आपसे, इसलिए आपको रिजेक्ट करा, मे बी स्किल सेट मैच नहीं हुआ। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, रिज्यूमे राइटिंग में क्या चेंज हुआ ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स? देखिए, मैं लास्ट फ्यू इयर्स की नहीं, मैं 20 इयर्स की बात करती हूँ आपसे। तो जब 20 इयर्स पहले जब रिज़्यूमे बनते थे, पहली बात तो ये, बहुत कम लोग प्रोफ़ेशनली रिटन रिज़्यूम्स के पीछे जाते थे, बिकॉज़ उतना कॉम्पिटिशन नहीं था मार्केट में। आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ गई है। तो पहले क्या होता था, बहुत ही सिंपल व्हाइट एंड ब्लैक तरह के टेम्पलेट्स यूज़ होते थे, और कंटेंट पर भी इतना फ़ोकस नहीं किया जाता था, बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट यूज्ड टू बी देयर। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे कंटेंट में एडवांसमेंट होने लगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज भी इम्प्रूवमेंट चल रही है कंटेंट में, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जो टेम्पलेट्स में मतलब मैं कहूँगी कि एक खराबी आई है, इन द सेंस कि पहले व्हाइट एंड ब्लैक टेम्पलेट्स होते थे, ठीक है? उसके बाद क्रिएटिविटी के चक्कर में उन्होंने कलर्स इंट्रोड्यूस किए। फिर ज़्यादा क्रिएटिव होने के चक्कर में उन्होंने उसमें ही विजुअल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, और फिर और ज़्यादा क्रिएटिव होने के चक्कर में उन्होंने इन्फोग्राफिक रिज्यूम्स बना दिए। तो बेसिकली देखिए, 3 तरह के रिज्यूम्स होते हैं, टेक्स्ट रिज्यूमे, विजुअल रिज्यूमे एंड इन्फोग्राफिक रिज्यूमे। टेक्स्ट रिज्यूमे बिल्कुल सिंपल, व्हाइट एंड ब्लैक, कुछ नहीं होता उसमें, कोई विजुअल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ कंटेंट है। देन कम्स योर विजुअल रेज्यूमे। विजुअल रेज्यूमे में क्या होता है, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, कलर्स होते हैं, दे लुक सटल, अच्छा लगता है। और कुछ लोगों ने क्या किया, विजुअल रेज्यूमे का भी एक सब टाइप निकाल दिया, हाईली विजुअल रेज्यूमे, जिसमें नियॉन कलर्स तक भी आपको देखने को मिलेंगे, नियॉन येलो और ग्रीन और पिंक। तो वो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे रेज्यूम्स कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होते। फिर उसके बाद जो ट्रेंड देखा गया, वो देखा गया रिसेंटली, इन्फोग्राफिक रेज्यूम्स का ट्रेंड देखा गया, कुछ लोगों ने बनवाया भी होगा। तो इन्फोग्राफिक रेज्यूम्स क्या होते हैं, जिनमें कंटेंट ना के बराबर होता है। 90% विजुअल एलिमेंट्स एंड 10% कंटेंट, जो कि सिर्फ आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी एजुकेशन डिटेल्स, कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं आता। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह के रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, वो भी आजकल के टाइम में जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है। लेकिन ये जो बिफूलिंग करती है, ये कंपनीज करती हैं। ये बिज़नेस टैक्टिक है, पैसा ज़्यादा लेने के लिए लोगों से। बिकॉज़ देखिए, इन्फोग्राफिक रिज्यूम्स क्या होते हैं, बहुत हाईली प्राइस्ड होते हैं, ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो कंपनीज़ को इससे फ़ायदा है, और उसके बाद फिर क्लाइंट्स आते हैं कि हमें कहीं, हमें मतलब जॉब नहीं लगी, तो दूसरा रिज्यूमे बना कर दो। डबल बिज़नेस, रिपीट बिज़नेस उनको मिलता है। तो लेकिन अब जो क्लाइंट्स हैं, समझदार हो रहे हैं, वापस से वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपील ऑफ द रिज्यूमे। कंटेंट में एडवांसमेंट हो रही है, लेकिन टेम्पलेट वाइज सबको अब सिंप्लिसिटी चाहिए। सिंपल टेम्पलेट्स होते हैं, वो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्लाइंट्स को भी समझ में आ रही है ये चीज़ धीरे धीरे। सही है, सही है। एक्चुअली क्योंकि रिज्यूमे का मेन गोल तो वही है कि आपको सामने वाले को समझ आना चाहिए कि आपके एग्जैक्टली आप क्या हो, क्या नहीं हो। एग्जैक्टली। आप ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करते हो, सामने वाले को समझ ही नहीं है कि आप एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो अपने बारे में। बिल्कुल। मतलब अभी जो आपने शेयर करा, बहुत सही बात है कि ना, मतलब काफ़ी तरह के रिज्यूमे आ गए हैं, लेकिन वी शुड फोकस अपॉन कि कौन सा टाइप का रिज्यूमे है। ज़रूरी नहीं सबसे महंगा वाला रिज्यूमे आपके लिए फ़ायदेमंद हो। यू शुड बी फोकस्ड ऑन कि कौन सा टाइप का रिज्यूमे कहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड एक जो चीज़ बहुत फेमस है आजकल इंडस्ट्री में, रिज्यूमे इंडस्ट्री में, वो है एटीएस। कि ये एग्जैक्टली एटीएस होता क्या है, एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है वो एटीएस कंप्लाइंट हो?
तो बिल्कुल सही बात कही है आपने कि सबको पता है एटीएस कंप्लायंट रेज्यूमे होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एटीएस क्या है और वर्क कैसे करता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। अब देखिए कंपटीशन ज़्यादा है, तो लिंक्डइन पर भी जैसे हम लोग देखते हैं, आज अगर एक जॉब पोस्टिंग आई है तो कल तक ही थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस उसको उनको मिल चुकी होगी रिक्रूटर्स को। ठीक है? तो अब रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम्स को मैनुअली देखें, एनालाइज़ करें, शॉर्टलिस्ट करें। तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू वो लोग जब रिज्यूमे पार्स होते हैं, तो जो कीवर्ड्स उसमें प्रेज़ेंट होते हैं आप रिज्यूमे में, अगर वो कीवर्ड्स रिक्रूटर्स के कीवर्ड से मैच हो जाते हैं, तो वो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एटीएस वर्क करता है। तो इसलिए बार-बार हम लोग रिपीट करते हैं कि रेज़्यूमे बनाने से पहले आप डोमेन स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च कीजिए। अब डोमेन स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च क्या है? अगर आपको सपोज़ गूगल में आपको जॉब चाहिए, आपने गूगल का जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, सपोज़ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन है, ये बेसिक कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ। तो यू नीड टू एंश्योर कि ये सभी कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में हों, क्योंकि जब एटीएस के थ्रू जो स्क्रीनिंग होगी रिज्यूमे की, तो इन कीवर्ड्स की वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और अगर जिनके रिज्यूम्स में ये कीवर्ड नहीं होंगे, वो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कीवर्ड्स का गेम है ये सारा। सो थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग अबाउट द एटीएस। अब मुझे समझ में आया कि हाँ एटीएस एग्जैक्टली होता क्या है, और जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी समझ में आया कि एग्जैक्टली एटीएस करता क्या है और उसका रोल क्या है। तो अब मुझे पूछना था कि व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स व्हाट डू यू थिंक जो कैंडिडेट्स करते हैं व्हाइल मेकिंग द रिज्यूमे? देखिए, बिगेस्ट मिस्टेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो देयर कुड बी सेवरल मिस्टेक्स। सबसे पहले तो डोमेन रिसर्च ही नहीं करते कि उनको किस डोमेन के हिसाब से रिज्यूमे बनाना है। उनको यही नहीं पता कि उनको डोमेन टारगेट क्या करना है। ठीक है? तो आप अच्छे से बैठ के शांति से बैठ के किसी दिन ये समझिए कि आपको आगे करना क्या है। जो आपका करंट डोमेन है उसी को आगे कंटिन्यू करना है, या फिर कोई डिफरेंट डोमेन के लिए आप स्विच करना चाहते हैं। बिकॉज़ जो रिज्यूमे की प्रोफाइल समरी होती है वो डोमेन स्पेसिफिक होती है। हम उसको अलाइन करते हैं टुवर्ड्स अ टारगेट फंक्शनल एरिया, या फिर टारगेट फंक्शनल एरिया वो होता है रोल जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है? तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको डोमेन नहीं पता कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, और लोग जेनेरिक लाइक सेल्स मैनेजर लिख देते हैं। अब सेल्स मैनेजर किस इंडस्ट्री का है? सेल्स मैनेजर तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो यू नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन कि किस इंडस्ट्री में आपको अप्लाई करना है एज़ अ सेल्स मैनेजर। ठीक है? तो पहली गलती तो ये हो गई। अब दूसरी गलती ये होती है कि ओवर फैंसी टेम्पलेट्स चूज़ करना, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अगर आप एक विजुअल टेम्पलेट भी चूज़ करें अपने रिज्यूमे के लिए, फिर भी वो सटल होना चाहिए। कलर्स आप प्रोफेशनल कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रे हो गया, ब्लू, नेवी ब्लू, और बस ये येलो और ग्रीन और ये सब टोन्स आप अवॉइड करें। बहुत सारे रिज्यूम्स हमारे पास जो आते हैं वो या तो 3 पेजर होते हैं, कुछ 4 पेजर्स भी होते हैं, और कुछ बिल्कुल ही 1 पेजर रिज्यूमे होते हैं। अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप 2 पेजर रिज्यूमे बनाइए। अगर आपको 0 से 5 इयर्स तक का एक्सपीरियंस है, तो आप सिंगल पेजर रिज्यूमे ही रखिए, चाहे आपके कितने ही अचीवमेंट क्यों ना हो। अब 5 साल में आपके इतने भी अचीवमेंट्स नहीं हो जाएँगे कि आपको 2 पेजर रिज्यूमे बनाना पड़े, राइट? और अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो 2 पेजर रिज्यूमे इज़ अ मस्ट। और अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल भी अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं है, तो आप फिर भी 1 पेजर रिज्यूमे बना सकते हैं, लेकिन 3 पेजर रिज्यूमे इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सही बात है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिज्यूमे बनाना चाहिए रादर देन कि अननेसेसरी 1-2 पेजर कर दिया, अननेसेसरी 3 पेजर कर दिया। सो हाउ डू यू अप्रोच द प्रोसेस कि जो आपका प्रोसेस है वो आप कैसे अप्रोच करते हो कि एक इंडियन क्लाइंट है या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट है, तो अगर आपको कोई रिज्यूमे बनवाने आता है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस यू फॉलो? देखिए, चाहे इंडियन क्लाइंट हो या इंटरनेशनल हो, प्रोसेस सेम रहता है, टेम्पलेट डिफर करता है। टेम्पलेट इन द सेंस, अब जैसे सपोज कोई यूएस बेस्ड क्लाइंट है, तो यूएस में तो ये इंडिया वाले जो फैंसी टेम्पलेट्स हैं ये चलते ही नहीं है। सिंपल वाइट एंड ब्लैक टेम्पलेट्स ही चलते हैं। अगर आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में भी अप्लाई करना चाहेंगे, बिग फोर्स जिन्हें हम कहते हैं, या फिर फांग कंपनीज और मांग कंपनीज की बात हम करते हैं, जैसे फेसबुक, अमेजोन, मेटा, गूगल, तो उनमें भी अगर आपको अप्लाई करना है तो ये फैंसी टेम्पलेट्स नहीं चलेंगे। आप प्लेन व्हाइट एंड ब्लैक टेम्पलेट लीजिए और उस पर अपना रिज्यूमे बनाइए, और वो भी कीवर्ड स्पेसिफिक होना चाहिए। डोमेन स्पेसिफिक कीवर्ड रिसर्च आप कीजिए और फिर अपना रिज्यूमे बनाइए। बिल्कुल शॉर्टलिस्ट होगा। अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए आपका रिज्यूमे। ठीक है? अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्लाइंट के साथ एक प्री डेवलपमेंट डिस्कशन करते हैं।
ठीक है। अब वो जो डिस्कशन होगा उसके बाद हम उनको एक क्वेश्चनर देते हैं, जो कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमें फिल करके देते हैं, और वो क्वेश्चनर इस तरह का होता है जिसमें सारा जो कंटेंट है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड हो। हम इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं क्लाइंट से कि उनकी अचीवमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जो बेसिक लाइक अगर वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी हमें लिख कर दे रहे हैं तो वी एंश्योर कि जॉब डिस्क्रिप्शन भी पर्सनलाइज्ड हो। हमें जेनेरिक कुछ नहीं लिखना है रेज्यूमे में। अगर आपको जेनेरिक रेज्यूमे बनाना है, वो चैट जीपीटी भी आपको बना कर के दे देगा, लेकिन वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो हमें पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन रेज्यूमे में डालनी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सेल्स मैनेजर है, सपोज करो कोई मेडिकल सेल्स मैनेजर है। तो मेडिकल सेल्स मैनेजर में सपोज एरिया मैनेजर एरिया लेवल पे वो काम कर रहा है, तो वी नीड टू मेंशन कि कौन सा एरिया वो संभाल रहा है। अगर वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है तो ठीक है, लेकिन अगर वो टीम संभाल रहा है तो हमें फर्स्ट लाइन में ही मेंशन करना है कि आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं एज डायरेक्ट रिपोर्टीज। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो आप प्लीज़ उसको मेंशन कीजिए। कोई प्रोडक्ट लॉन्चेस आपने करवाए हैं तो आप उसको मेंशन कीजिए। कोई नई मार्केट आपने एक्वायर की, आप उसको मेंशन कीजिए। अब ये सब पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये किसी के रेज्यूमे में आपको नहीं मिलेगी, और जिनके रेज्यूमे में मिलेगी उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुका होता है। तो दिस इज़ समथिंग, इस हिसाब से हम क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, फिर रेज्यूमे उनका बनता है, फिर उसके बाद ऑडिट होता है, फिर क्लाइंट के पास जाता है। कुछ मॉडिफिकेशंस उनको चाहिए होते हैं, वी आर ऑलवेज ओपन। माइनर मॉडिफिकेशंस तो हम लोग लाइक लाइफ टाइम के लिए हमने फ्री रखी हुई है। आप आइए जब मर्जी कराइए, चाहे आप 50 साल बाद भी आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर कोई मेजर मॉडिफिकेशन है, लाइक आपका प्रमोशन हो गया रेज्यूमे के थ्रू, तो मिनिमम चार्जेस उसके लगते हैं, और वी डू दैट। बाकी यही प्रोसेस है। और उसके बाद कोई भी उनको लाइक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या कवर लेटर जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम कस्टमाइज्ड ही देते हैं। हम कोई जेनरिक कवर लेटर्स नहीं देते। और बाकी नौकरी और लिंक्डइन की जो सर्विसेज हैं वो सेपरेट है। गॉट इट, मेक सेंस। तो आपने सही बताया कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको हमें फोकस करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली उसमें जाना चाहिए। और मतलब इट्स नॉट ऐसे 1-2 मिनट का प्रोसेस नहीं है कि आपने 2 प्रॉम्प्ट लिखे, एक प्रॉम्प्ट लिखा चैट जीपीटी और रिज्यूमे तैयार हो गया। इट्स लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले आपको कस्टमर पूरा समझना पड़ेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, देन यू कंप्लीटली कस्टमाइज इट एंड देन यू पुट इट ऑन द रिज्यूमे। अगर हम बात करें उन क्लाइंट्स की, कुछ बातें होंगे हमारा कुछ बढ़ा चढ़ा के अचीवमेंट लिख दो, तो हाउ डू यू हैंडल दोज क्लाइंट्स? देखिए, बढ़ा चढ़ा के तो कुछ नहीं लिखना चाहिए रेज्यूमे में, क्योंकि रेज्यूमे एक पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट है। भले ही आपकी सेल्स पिच हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बढ़ा चढ़ा के या मतलब डिसऑनेस्ट होकर भी कुछ कभी नहीं लिखना चाहिए। यहाँ मैं डिसऑनेस्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि अचीवमेंट्स कुछ नहीं होते रेज्यूमे में, और वो कहते हैं मैम अपनी तरफ से लिख दो। मैं अपनी तरफ से लिख दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, कहीं ना कहीं आप ही फंस जाएंगे। अगर आप फ्रॉड करेंगे तो कहीं न कहीं आप खुद ही फँस जाएँगे। और जहाँ बात रही कि अगर 2 अचीवमेंट है तो मैम उसको थोड़ा मतलब बढ़ा के 4 में बना दो या फिर 5 पॉइंट्स बना दो, तो वो गलत है। देखिए, जितना आपके पास पर्सनलाइज़्ड डाटा है आप उतना लिखिए। प्रोफाइल समरी पर आप एम्फसाइज़ कीजिए। वो आप एक अचीवमेंट ओरिएंटेड वे में बनाइए। एक्सपर्टीज़ अपनी प्रोफाइल समरी में दिखाइए कि आप जो आपका टारगेट जॉब रोल है उसको करने के आप कितने कैपेबल हो। तो आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अचीवमेंट इतने बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। गॉट इट, सही बात है, जितना है उतना ही लिखो, क्योंकि फिर आप एग्ज़ैक्टली। इन द एंड इंटरव्यू में नहीं बता पाओगे उसके बारे में। लेट्स से आपको एक क्लाइंट है जो लीडरशिप रोल के लिए अप्लाई करना चाहता है और वो अभी करंटली लीडरशिप रोल में नहीं है, तो हाउ कैन दे शो देयर लीडरशिप क्वालिटीज इनटू द रिज्यूमे? For leadership value, we always include a section in the resume. There is always a separate section, ठीक है? और उसमें हम दिखाते हैं कि क्लाइंट अगर ऑलरेडी एक लीडरशिप पोजीशन में है, तो अभी तक उसने लीडरशिप स्किल्स में क्या एग्जैक्टली लेवरेज किया है, वो हम सब दिखाते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक लीडरशिप रोल में नहीं हैं और अब टारगेट करना चाह रहे हैं, तो हम दिखाते हैं कि आप कैसे कैपेबल हो। आपकी कैपेबिलिटी को दिखाया जाता है कि नाउ यू आर रिसोर्सफुल इन लीडिंग टीम्स। क्यों? क्योंकि आपने टीम हैंडलिंग स्किल्स एक्वायर की हैं विद टाइम, या फिर अपने मेंटोर को देख के, अपने टीम लीडर को देख के आपने टीम लीडर की हेल्प की है टीम संभालने में या कुछ एस्केलेशंस हैंडल करने में। मतलब आपने एक्वायर की है लीडरशिप स्किल्स, एंड नाउ यू आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ लीडर। इस हिसाब से हम एक सेपरेट सेक्शन दिखाते हैं। आई थिंक आपने एक बहुत अच्छी टिप दी कि एक जो सेक्शन है वहाँ पे आप दिखाते हो कि ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है बंदे के अंदर, ताकि जो रिक्रूटर हैं उन्हें आइडिया लगे कि ये जो बंदा है ही इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द लीडरशिप रोल। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इज़ द यूज़ ऑफ एआई जस्टिफाइड इन रिज्यूम राइटिंग और नॉट? देखिए, मेरे हिसाब से एआई जनरेटेड रेज्यूम्स आर नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज एक रेज्यूमे पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है। और अगर आप चैट जीपीटी से बोल रहे हैं
कि मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ और मुझे रेज्यूमे बना करके दे दो। तो चैट जीपीटी बहुत ही जेनेरिक कंटेंट के साथ आपका रेज्यूमे बना करके दे देगा, और जो आपका सपोज फेलो सेल्स मैनेजर है, उसने भी चैट जीपीटी को बोला कि मेरा रेज्यूमे बना करके दे दो, तो चैट जीपीटी आप दोनों को ही सेम रेज्यूमे बना करके देगा। अब आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे, आप स्टैंड आउट कैसे कर पाएंगे इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एआई का यूज़ भी कर रहे हैं, आप फॉर्मेट देख लीजिए, एआई क्या फॉर्मेट आपको दे रहा है, दैट फॉर्मेट कैन बी यूज्ड। ठीक है, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। व्हाट आई मीन इज कि आप अपने अचीवमेंट्स, अपने की कॉन्ट्रीब्यूशंस, हाइलाइट्स, कीवर्ड्स तो आप खुद से ही डालेंगे, राइट? अगर चैट जीपीटी आपको कीवर्ड्स डाल के दे रहा है रेज्यूमे में, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी को ये नहीं पता कि आप किस जॉब रोल को टारगेट कर रहे हो। और अगर आप वो जॉब डिस्क्रिप्शन भी कॉपी पेस्ट कर देंगे कि मुझे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप मुझे रेज्यूमे बना करके दें, फिर भी आपकी अचीवमेंट तो आपको ही पता है। तो लास्ट में अगर आप ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं करवा रहे हैं, आप खुद से एक फाइनल टच रेज्यूमे को नहीं दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड नहीं है। गॉट इट, मेक सेंस। हाँ, क्योंकि पर्सनलाइजेशन इज़ द की, और सिंप्लिसिटी और पर्सनलाइजेशन इज़ द की इन द रिज्यूमे, जितना मुझे अभी तक समझ में आया है। और एक मुझे जानना था आपसे कि व्हाट इज़ रोल ऑफ नौकरी प्रोफाइल अपडेट? कोई एल्गोरिथम्स हैं टू मेक श्योर कि नौकरी जो प्रोफाइल है वो आपकी अपडेटेड रहे और रैंकिंग ऊपर आए आपकी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी 100% कंप्लीट। अगर आप नौकरी को एज अ जॉब पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, तो यू नीड टू इंश्योर कि सभी सेक्शंस आपके अपडेटेड हों। एक वीडियो रेज्यूमे का भी न्यू ऑप्शन आया है, जो कि आप अपना वीडियो रेज्यूमे बना करके 2-3 मिनट्स का आप अपलोड कर सकते हैं। तो इट्स अ न्यू फीचर नौकरी में जो इंट्रोड्यूस हुआ है। और उसके अलावा जो भी आपके सेक्शंस है, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अपना रेज्यूमे का कंटेंट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नौकरी में, कोई इश्यू नहीं है। कि स्किल्स जो हैं आप उसमें मेंशन कीजिए। और अगर आप नौकरी के थ्रू कोई जॉब भी सर्च कर रहे हैं, तो उसमें भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं वो मैच कर रहे हैं आपकी नौकरी प्रोफाइल से। और अगर आप चाहते हैं आपकी प्रोफाइल हाई रैंक करे, तो फिर आपको कीवर्ड्स चेंज करने पड़ेंगे थोड़े से बहुत। वाई एम सेइंग इज, देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन डेली बेसिस पे चेंज करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। आप रोज़ 1-2 कीवर्ड्स चेंज कर दो, उससे क्या होगा कि नौकरी को लगेगा कि आप रोज़-रोज़ प्रोफाइल खोलकर अपडेट कर रहे हैं। तो एक एल्गोरिदम होता है जिससे कि आपकी प्रोफाइल रैंक कर दी जाती है, ठीक है? और आपकी प्रोफाइल फ़ोटो जो है, यू नीड टू एंश्योर कि वो फैंसी ना हो। इट शुड बी प्रोफेशनल लुकिंग, और सारे सेक्शंस कंप्लीट हों, आपकी जॉब प्रेफर्ड जॉब लोकेशंस आपने मेंशन की हो। और ये सब अगर आप सेक्शंस 100% कंप्लीट करेंगे ना, तभी वो ऊपर दिखाएगा कि आपकी नौकरी प्रोफाइल इज़ 100% कंप्लीट। अदरवाइज़ वो परसेंटेज दिखा देगा कि 50% कंप्लीट है या 70%, एंड लाइकवाइज़। सो मेन जो चीज़ है वो यही है कि हमें प्रोफाइल कंप्लीट रखनी है एंड मेक श्योर कि हम कीवर्ड्स चेंज करते रहें, ताकि एल्गोरिथम को लगे कि यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स। एग्जैक्टली। हाँ, एंड हाउ अबाउट द प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन? हाउ टू यूज लिंक्डइन स्ट्रैटेजिकली फॉर मोर विजिबिलिटी और मोर अपॉर्चुनिटीज? देखिए, लिंक्डइन में क्या होता है, हम रेज्यूमे अपलोड नहीं करते हैं, ठीक है? तो लिंक्डइन को भी आपको 100% कंप्लीट रखना है। ऑल्दो लिंक्डइन में कोई ऐसी परसेंटेज नहीं होती कि जो आपको दिखाए, या रिक्रूटर्स या किसी भी रीडर को ये दिखाए कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं, बट स्टिल अगर सेक्शंस मिसिंग है, तो रिक्रूटर समझ जाते हैं कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। अगर आपने कंपनी के सिर्फ नाम डाल रखे हैं, डेजिग्नेशन डाल रखी है, ड्यूरेशन डाल रखी है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शंस मिसिंग है, तो आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। अगर आपका जो प्रोफाइल बैनर है उसमें वो खाली है, तो आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। प्रोफाइल पिक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आपकी प्रोफाइल समरी है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि आपका जो अबाउट सेक्शन है, जो समरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे की जो 5 की स्किल्स होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट यू मस्ट फिल। फिर उसके बाद आता है, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शंस फिल कर रहे होते हैं, उसके नीचे भी एक की स्किल्स का सेक्शन आता है। आप 30 की स्किल्स उसमें डाल सकते हैं ईच जॉब डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद सर्टिफिकेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, जितना हो सके, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप सब कुछ डाल के रखिए। और पॉसिबल हो तो रिकमेंडेशंस भी ले लीजिए, कोई फ्रेंड से या आपके मैनेजर से। तो आपकी प्रोफाइल, आई मीन, पर्सनल ब्रांडिंग की तौर पर अगर हम बात करें, तो पर्सनल ब्रांडिंग इसी वे में होती है। आई थिंक काफ़ी अच्छे से आपने बताया कि सारे सेक्शंस कंप्लीट होने चाहिए एंड रिकमेंडेशंस मिले, ताकि आपके बारे में जब रिक्रूटर पढ़े तो दे विल ऑल्सो गेट टू नो सम गुड थिंग्स अबाउट यू, कि आप किस तरह के बंदे हैं, किस तरह काम करा है आपने। तो वो बहुत सही बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि हाउ शुड समबडी जो बहुत लॉन्ग गैप के बाद अप्लाई कर रहा है जॉब्स के लिए, हाउ शुड दे पोजिशन देमसेल्व्स? देखिए, अगर आपके करियर में एक करियर गैप है,
और देखिए लेडीज़ में तो हो जाता है, विमेन में आपका शादी की वजह से हो सकता है, मैटरनिटी लीव की वजह से हो सकता है, या अगर ओवरऑल एक यूनिसेक्स वे में बात करें तो किसी मेडिकल इशू की वजह से भी करियर गैप हो सकता है। तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं ये चीज़ कि किस वजह से आपका करियर गैप है। और अगर पॉसिबल हो तो उस करियर गैप को फिल करने के लिए आप दिखा सकते हैं कि आप उस टाइम पे खाली नहीं थे, आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे थे या खुद को अपस्किल कर रहे थे। तो मेन चीज़ रिक्रूटर्स चाहते हैं कि आप खुद को अपस्किल करें और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या ट्रेंड के हिसाब से आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखें। ठीक है? तो कोई ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशंस आप कुछ भी दिखा सकते हैं कि उस टाइम पे आप कर रहे थे। सो आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर आपने जो करियर गैप लिया है उस टाइम आपने जो वर्कशॉप्स करी हैं, ट्रेनिंग्स करी हैं, तो उसको आप बताइए, उसको पोजीशन करिए ताकि समबडी गेट्स नो कि ड्यूरिंग दैट फ्री टाइम यू आर एक्चुअली अपस्किलिंग योरसेल्फ। एज ए रिज्यूमे राइटर, व्हाट इज द मोस्ट फुलफिलिंग पार्ट फॉर यू? आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है एज ए रिज्यूमे राइटर? देखिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तभी मिलती है जब क्लाइंट शेयर करते हैं कि उनकी जॉब लग गई है या उनको इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग ये होता है कि जब वो सैलरी हाइक भी मेंशन करते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स की अप टू 200% सैलरी हाइक तक के साथ भी जॉब लग चुकी है। तो दैट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ रेज्यूमे राइटर। सो मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट, जैसे आपने कहा कि आपके लिए है जो क्लाइंट जो उनको जॉब मिल जाती है अच्छे अच्छे हाइक्स के साथ, दैट इज द मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट फॉर यू। सो व्हाट इज अपकमिंग नेक्स्ट फॉर यू? इज इट सम वर्कशॉप्स, कोलैबोरेशंस, या क्या है आपके लिए नेक्स्ट? देखिए वर्कशॉप्स तो हमारा चलता ही रहता है, वर्कशॉप्स आर ऑन गोइंग फॉर अस। और उसके बाद कोलैबोरेशंस में अभी तक हमने लाइक इस ईयर हमने यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर रेज्यूमे राइटिंग। और आगे से भी हमारा फोकस मेनली इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड, टच वुड। सो अब आगे इंटरनेशनल मार्केट में वी हैव ऑलरेडी एंटर, तो उसी में हम अपना फोकस ज़्यादा रखेंगे। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। एंड थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू गरिमा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला रिज्यूमे के बारे में। मुझे याद है कॉलेज टाइम में तो मतलब होता था फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाओ, जेरोक्स वाले पे, हाँ वहीं हाँ, पे सबके रिज्यूमे बन रहे होते साइबर थे। कैफे, यू नो, हाँ, साइबर साइबर कैफे। यही हो या रहा होता था। लेकिन आई थिंक जो भी आज इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, दे विल गेट टू नो कि रिज्यूमे राइटिंग इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर, पीस ऑफ पेपर नहीं बनाना है। इट्स प्योर पर्सनल ब्रांड स्टोरी है आपका एक। एग्जैक्टली आपकी सेल्स पिच है, आप खुद को अपसेल कर सकते हैं। और प्लीज़ खुद को अंडरसेल मत कीजिए, कभी अपने आप को अंडरसेल मत कीजिए। रेज्यूमे के थ्रू आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके अच्छी पैकेजेस आप टारगेट कर सकते हैं अच्छे कंपनीज में, टॉप लेवल कंपनीज को आप टारगेट कीजिए। खुद को मीडियोकर लेवल फील मत कीजिए। सो आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट काफ़ी लोग अपना रिज्यूमे खुद भी बनाएंगे और हो सकता है आपकी हेल्प भी होनी चाहिए हो। तो इफ़ दे नीड योर हेल्प, हाउ दे कैन रीच आउट टू यू? So links are already there in the description box. LinkedIn link is there. They can approach me directly on LinkedIn, and also our website link is there. They can go through our website and then they can get to know what all services we are offering and along with the price range. थैंक यू सो मच गरिमा फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑफ ए बिजी स्केड्यूल, और आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल इंसाइट शेयर करी ताकि लोगों को पता चल पाए कि कैसे रिज्यूमे को बनाना है और कैसे नहीं बनाना है एक्चुअली। एंड मेकिंग श्योर कि उनका रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो आगे जाके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वैल्यूएबल गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। सेकंड थिंग इज, अगर आपको कोई फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, प्लीज पुट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर कीजिए कि आपको कौन से नेक्स्ट गेस्ट देखने हैं पॉडकास्ट पर। एंड द थर्ड थिंग इज, अगर आपको वैल्यू मिली हो इस पॉडकास्ट से तो शेयर विद समबडी जिससे आपको लगता है इस पॉडकास्ट को देख के हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।